नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमने अध्याय 4 लिया था रासायनिक बलगतिकी, जिसमें हमने भाग 1 से लेकर भाग 8 तक पढ़ लिया था। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इनसे पहले के जितने भी वीडियो है उनको जरूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन पुराने वीडियो को जरूर देख लें। आपको असुविधा ना हो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। हमारे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। क्रम से सभी वीडियो क्रम से डले हुए हैं, तो कोशिश करें कि आप प्ले वीडियो से जाके पढ़ें। और हमने भाग 8 के अंतर्गत, पिछले वीडियो के अंतर्गत अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था, जाना था कि अभिक्रिया की कोटि किस तरह से होती है, उसका मात्रक कैसे निकाला जाता है, उसकी बात करी थी। मैं ये जितने भी वीडियो बना रहा हूँ घर से बना रहा हूँ, कोचिंग क्लास से नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही है। कभी वीडियो साफ नहीं दिखती है, कभी लिखा हुआ साफ नहीं दिखता है, कभी आवाज़ बराबर नहीं आती है। तो मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप थोड़ी सी परेशानी का सामना कर लें। जैसे ही क्लास चालू होती है या लॉकडाउन ख़त्म होता है तो मैं क्लास से ही वीडियो बनाऊंगा, और क्लास से जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो हमने पिछले वीडियो में अभिक्रिया की कोटि की बात करी थी। उसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया पढ़ी थी, लेकिन उसके उदाहरण नहीं लिखा था। और उसमें हमने कहा था कि अगले वीडियो में बात करेंगे, तो उनके उदाहरण मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। अगर दिखाई नहीं दे रहा है बराबर तो मैं बोल देता हूँ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसका उदाहरण है एस्टर का वियोजन। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, उसका उदाहरण है क्लोरोफार्म का वियोजन। और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, इसका उदाहरण है एल्डिहाइड का वियोजन। प्रथम कोटि के लिए क्या है? एस्टर का वियोजन। द्वितीय कोटि के लिए क्या है? क्लोरोफार्म का वियोजन। और तृतीय कोटि के लिए क्या है? एल्डिहाइड का वियोजन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में हम आगे बढ़े। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, आज का क्वेश्चन, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से उतार लेना। स्क्रीनशॉट लें। चलिए, भाग 9 की बात कर रहे थे हम। तो आज हम बात करेंगे। हमने 4 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी थी, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि। सबसे पहले फिर से बात करते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए वेग स्थिरांक। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालेंगे। हम क्या करेंगे? वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे 12th के हिसाब से हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, हर बार केमिस्ट्री में ये टॉपिक आता रहता है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हमेशा पूछे जाते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम वेग स्थिरांक की बात करें तो कैसे निकालेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक? सबसे पहले अगर आप 12वीं क्लास में हैं तो इसका क्वेश्चन बना लेंगे
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न बन जाएगा। उसका उत्तर में लिखेंगे। सबसे पहले तो इसका पॉइंट डालेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, पॉइंट डाला शून्य कोटि की अभिक्रिया। उसके बाद में उस पॉइंट में लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये पॉइंट डाल दिया। इसके आगे लिखेंगे यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। क्या बोला? यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बोल देता हूं मैं परिभाषा। यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो इस अभिक्रिया को या इस प्रकार की अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे। इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने। उसके आगे लिखना है माना कि कोई क्रियाकारक ए अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद बी में परिवर्तित होता है या उत्पाद बी में परिवर्तन होता है। क्या लिखा? माना कि कोई क्रियाकारक ए अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद बी में परिवर्तित होता है। इतना लिखेंगे इससे पहले। उसके बाद में यह अभिक्रिया बनाएंगे। इस अभिक्रिया के अंतर्गत जो हमने हिंदी में बोला उसको लिखेंगे। उसके बाद में ए बी। अब इधर ध्यान से देखेंगे, उसके बाद में आराम से लिख लेंगे। मैं समय दूंगा लिखने के लिए। मान लेते हैं कि ये क्रियाकारक है और ये क्रियाफल है, या क्रियाकारक है और उत्पाद है। इसकी जो सांद्रता है पहले की वह है स्मॉल ए मान लेते हैं और इसकी सांद्रता है स्मॉल एक्स। क्रियाकारक की सांद्रता कितनी स्मॉल है? उत्पाद की सांद्रता ये है क्रियाकारक और ये है उत्पाद। ध्यान से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझेंगे। सबसे पहले परिभाषा बोली, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखा माना कि क्रियाकारक ए अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद बी में परिवर्तित होता है या उत्पाद बी बनाता है। उसके बाद में हम ये लिखेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो इतना। उसके बाद में टी समय पश्चात ये अभिक्रिया दर्शाई हमने। जब मैं लिखने का बोलूं तभी लिखेंगे। ये अभिक्रिया दर्शाई, इसमें एक क्रियाकारक की सांद्रता है, एक्स उत्पाद की सांद्रता है। तब टी समय के पश्चात अभिक्रिया की जो दर होती है वो किस तरह से परिवर्तित होती है उसकी बात करेंगे हम। टी समय पश्चात अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर की परिभाषा पढ़ी थी हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में पढ़ी थी। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अभिक्रिया की दर की परिभाषा क्या होती है? अभिक्रिया की दर की परिभाषा इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। यह परिभाषा थी। किसकी बात करी हमने? इकाई समय अंतराल। इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर यानी कि सांद्रता में परिवर्तन होता है।
किसके सापेक्ष होता है? समय के सापेक्ष। समय के साथ साथ में परिवर्तन होता है। तो अभिक्रिया की दर को दर्शाने का जो सूत्र होता है वो है dx/dt अभिक्रिया की दर के लिए ये सूत्र बनेगा। अभिक्रिया की दर ये लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? dx/dt समानुपाती a⁻0। a⁻0 का क्या मतलब है? क्रियाकारक है, क्रियाकारक की सांद्रता ये है। शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, इसलिए ये अभिक्रिया की दर हो गई है और ये क्रियाकारक की सांद्रता की घात 0 है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करें इसलिए 0 लगाया हमने। अगर प्रथम कोटि की बात करते तो 1 लगाते, द्वितीय कोटि की बात करते तो 2। तो शून्य कोटि में इस तरह से हो जाएगा, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो dx/dt बराबर का चिन्ह आएगा और एक आएगा नियतांक k और a⁻0। इसमें ये स्मॉल x क्या है? उत्पाद की सांद्रता है। फिर k क्या है? नियतांक है। और a क्या है? क्रियाकारक की सांद्रता। तो इतना लिखेंगे, अभी नहीं, मैं बाद में बोल दूंगा। इतना लिखेंगे, उसके बाद में इतना लिखेंगे, उसके बाद में इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसके नीचे? जहां स्मॉल a बराबर उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता। स्मॉल a क्या है? सॉरी, उत्पाद की नहीं, अभिकारक या क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, जहां a0 या a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल x t समय पश्चात उत्पाद की सांद्रता, या यूं कहें कि उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता। उसके बाद में k क्या है? वेग स्थिरांक या शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक। k बराबर शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक। चलिए, इसको मैं फिर से बोल देता हूं, उसके बाद में आप इसको इतना उतार लेंगे, उसके बाद में आगे फिर से आगे हल करवाता हूं मैं। क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो परिभाषा, उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके हमने बोला कि माना कि a कोई क्रियाकारक है और t समय पश्चात b उत्पाद b में परिवर्तित होता है। उसके बाद में इतना पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, उसके इसके नीचे ये लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े हम। ये लिखा, ये लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इतना लिखना है। उसके बाद में अभी जो मैं लिखूंगा वो लिखना है। ऐसा था अभी dx/dt बराबर k a0, ऐसा था, इतना तक था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ इतना, dx/dt बराबर k। इसके सामने लिख देंगे, चूंकि
a की घातांक 0 बराबर कितना होगा 1। इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, तो कितना बचा, केवल dx बटे dt बराबर k बचा, इतना बचा है। अब इसका गुणा इधर dx, इसका गुणा इधर कर देंगे तो k dt, इतना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद दोनों पक्षों का, यहाँ पे कहीं नहीं किया है, ये इतना बचा था, इसका मान 1 हो गया, इसका गुणा इधर हो गया, तो ऐसा हो गया। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन कैसे होता है, dx बराबर k dt। समाकलन dx का समाकलन कितना होता है x, इधर k तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा dt, तो इसका कितना हो जाएगा t। यहाँ पे हम चाहे तो एक नियतांक रख सकते हैं c, समीकरण 1। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। क्या क्या हमने, ये था, इसका गुणा इधर हो गया, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन का चिन्ह लगा दिया हमने, dx का बन जाएगा x, dt का बन जाएगा t, और ये जो k है, ये k वैसा की वैसा बाहर निकल गया था, इसलिए इतना हो जाएगा। अब आगे मान लेते कि c बराबर 0, कितना माने हम, ये जो c है, c क्या है, जहां c बराबर स्वेच्छ नियतांक, स्वेच्छ नियतांक, जहां c बराबर क्या है, स्वेच्छ नियतांक। स्वेच्छ मतलब अपनी मर्जी अनुसार, जहां c क्या है, एक स्वेच्छ नियतांक है। c के स्थान पर दूसरा भी कोई मान रख सकते थे हम, स्वेच्छ नियतांक। यदि c बराबर 0 हो तो, अगर c बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर c बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमने ये दिया, समीकरण 1 से x बराबर k t प्लस 0, x बराबर k t, हमको मान किसका निकालना है, नियतांक का, वेग स्थिरांक का निकालना है। वेग स्थिरांक क्या है, k, तो ये और ये गुणे में, गुणे की राशि बट्टे में जाती है, तो x बट्टे t बराबर k, या फिर इसी को क्या लिखे हम, k इधर और ये राशि इधर, k बराबर x बट्टे t। यही अभिष्ट व्यंजक है। इतना लिखना है बोर्ड में आपको, और कंपटीशन के लिए आपको ये सूत्र याद रखना है, कैसा है वो भी याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फिर एक बार फिर से बता देता हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या बोला, सबसे पहले प्रश्न लिखा आपने, उसके बाद उत्तर शुरू किया, उसकी परिभाषा लिखी, परिभाषा के बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखा कि माना ए क्रिया कारक है, बी उत्पाद में परिवर्तित होता है, ये लिखा। उसके बाद में ए बी क्रिया कारक उत्पाद, उसके बाद में टी समय पश्चात अभिक्रिया की दर dx बटे dt बराबर समानुपाती ए नॉट, समानुपाती का चिन्ह हटाया के ए नॉट। उसके आगे लिखा हमने जहां ए बराबर ये है, x बराबर ये है, k बराबर ये है, ये सब लिखा। उसके बाद में आगे लिखा, हम जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अतः के बाद में ये उतारेंगे, उसके बाद ये उतारेंगे। तो ये था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज इस वीडियो में केवल इतनी ही बात करना चाह रहा था, पर
देखें हम कि क्या कुछ और थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। यदि ऐसा है तो पढ़ेंगे हम। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, इससे आगे अगले वीडियो में बात करेंगे हम। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।